अगर आप एक प्लॉट या फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो आपको कैसे डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर हमें वहाँ जाके ये तो दिखा दिया जाता है, ये देखिए स्ट्रीट लाइट लगी है, ये देखिए पानी की सप्लाई भी आ रही है, ये देखिए हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि क्या वो सब कुछ लीगल है भी या सब ऐसे चल रहा है। चलिए इसके बारे में आपको बता दिया। अब हम बात करने वाले हैं अफोर्डेबल कॉलोनी पॉलिसी 2018। ये विक्रांत जी क्या कहती है? सर देखिए, जो अफोर्डेबल पॉलिसी 2018 है ये उन लोगों के लिए आई जो कि अप टू 10 एकड़ तक अपनी कॉलोनी काटना चाहते हैं, या उसमें अपने फ्लैट्स या अपनी घर बनाकर बेचना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप विद इन एमसी लिमिट द आउटसाइड एमसी लिमिट अगर आपने परमिशन लेनी है तो आपको पुड्डा और डेवलपमेंट अथॉरिटी को ही अप्रोच करना पड़ेगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसके ऊपर, जो प्लॉट साइज़ हैं, हाउसिंग साइज़ हैं, वो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी होने चाहिए। लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा देखने वाली बात है, जिसके ऊपर मैं आपको बताऊँगा, सबसे बड़ी बात कि रोड की विड्थ कितनी हो, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, आप किस एरिया में ले रहे हो, क्या वो प्रोजेक्ट अप टू 10 एकड़ तक है या उससे ज़्यादा है। अगर अप टू 10 एकड़ तक है, मतलब कि 1, 2, 3, 5, 10 एकड़ तक का प्रोजेक्ट है, तो उसमें राइट टू ऑफ वे, मतलब कि आपका रास्ता कितना होना चाहिए, मिनिमम 45 फीट का रास्ता हो आपके सामने, और मिनिमम 22 फीट रोड वाइडनिंग हो। रोड वाइडनिंग मीन्स कि जो रास्ता आपको वाइड घूम रहा है वो 22 फीट का हो और 45 फीट का आपका रास्ता होना चाहिए। उसके ऊपर मैं बात करूंगा जो आपका कैरी वेज है, जिसको हम कहते हैं कि लोडिंग के लिए या किसी चीज़ के लिए हम कैरी वेज के लिए रख रहे हैं, मिनिमम रास्ता में 18 फीट का होना चाहिए। वही अगर मैं रेजिडेंशियल प्लॉट की बात करता हूं तो रेजिडेंशियल प्लॉट के आगे जो हमें रास्ता है वो 22 फीट का होना चाहिए, जिसे हम रोड वाइडनिंग कहते हैं, 22 फीट का हो। बल्कि एक ग्रुप हाउसिंग प्लॉट में क्या है कि उसमें एक कॉलोनी में कई फ्लैट बने हुए हैं, एक ग्रुप के बना हुआ है, उसको हमें 40 फीट की 40 फीट की हमें विड्थ चाहिए और कैरी वेज हमें 22 फीट का चाहिए। और कॉर्नलाइजर्स को ये देखना बहुत ज़रूरी है, और इसके अलावा जो ज़मीन खरीद रहा है उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है कि 65% एरिया कवर अप होना चाहिए। मतलब कि क्या होता है कि हम कॉलोनी काटते हैं तो हम उसको 80% तक ले जाते हैं, दिखाते 65 है, नक्शा पास होता है 65 के अकॉर्डिंग, बिल्डअप हो जाता है वो 80% के अकॉर्डिंग। तो 65% तक का एरिया बिल्डअप हो और 5% जो एरिया है वो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए होना चाहिए। मीन्स मान लीजिए अगर आप 1 एकड़ का प्लाट है तो उसमें आप लगा के चलो कि 65 विस्बा, या उसको मैं आप करूँगा कनाल मर्दों में बात करूँ तो 8 कनाल का 1 किला हो गया, 1 एकड़ हो गया। तो उसमें क्या है कि आपको 65% उसका बिल्डअप एरिया हो और उसके अलावा 5% कमर्शियल एक्टिविटी के लिए हो, 5% पार्किंग के लिए हो, 5% आपकी रोड वाइडनिंग के लिए हो, और बाकी जो आपका एरिया बचा इसमें तकरीबन 20% वो ओपन लैंड एरिया होना चाहिए। तो अफोर्डेबल कॉलोनी पॉलिसी है, ये कॉलोनी पॉलिसी से कैसे डिफरेंट है, इसमें क्या डिफरेंट क्लॉज है? एक्चुअल में क्या है सर, जो रूल एंड रेगुलेशंस का फ़र्क है, जैसे कि छोटे कॉलोनाइजर्स हैं जिनके पास सब बड़े प्लांट लगाने के लिए नहीं, अब हम देख रहे हैं जगह भी कम होती जा रही है, और सरकार को भी दिख रहा है कि पहले क्या था, पहले कॉलोनीज जो बनती थी वो 20-20, 25-25 एकड़ में कॉलोनी बनती थी, 25 किले, 30 किले, 50 एकड़ जगह, ठीक है, उसमें बनती थी। अब क्या है कि किसी बंदे के पास 5 एकड़ लैंड है, अब वो 5 एकड़ लैंड में चाहता है कि वो एक कुछ छोटे छोटे फ्लैट काट कर बेच दे, चला दे, या कमर्शियल कॉलोनी बना दे, उसमें दुकानें काट कर बेच दे या कुछ कर दे। तो उसके लिए सरकार ने एक अलग से एक पॉलिसी तैयार की जिसको हम कहते हैं अफोर्डेबल कॉलोनी, जिसको हम अफोर्ड मीन्स एक कॉलोनाइजर जिसको अफोर्ड कर सकता है, जिसको एक क्लाइंट भी अफोर्ड कर सकता है। तो अफोर्डेबल नाम इसलिए दिया सरकार ने। और कुछ जो रूल एंड रेगुलेशंस थे जो पहले ज़्यादा थे, सख्त थे, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जो कमर्शियल कॉलोनी के लिए 30 मीटर की हमें रोड चाहिए, 30 मीटर की 100 फीट की, ठीक है, 100 फीट का फ्रंटेज चाहिए। अब इसमें अगर मैं 100 फीट का फ्रंटेज दे दूंगा, आप ये 30 मीटर, आप 1 एकड़ की लैंड में फ्रंटेज 100 मीटर निकाल दीजिए, आपके पीछे जगह क्या बची? कुछ भी नहीं बचेगी। और 100 फीट का आपको आगे रास्ता चाहिए, तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा, 200 फीट तो यही निकल गया, तो पीछे बचा क्या? तो सरकार ने अफोर्डेबल पॉलिसी उस अकॉर्डिंग निकाली ताकि लोग अपना बिजनेस चला सकें, लोगों को फ्लैट मिल सके, घर मिल सके और आगे चल सके। मान लीजिए किसी, आपने जैसे एग्जांपल दी कि 5 एकड़ की सोसाइटी है और उसमें उसने सारा कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल बनाना है,
तो 5 एकड़ में से 60% सपोज वो यूज़ करता है, जो बन गया कि 3 एकड़ में वो यूज़ कर सकता है। तो अब इसी 3 एकड़ में उसे रेजिडेंशियल भी बनाना है और कमर्शियल भी बनाना है। हाँ जी, उसको मतलब कि जो 3 एकड़ 60% है, इसमें उसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों है, इसमें वो 5 से 10% कमर्शियल को दे सकता है। अच्छा, टोटल कितना दे सकता है 3 एकड़ में से? 3 एकड़ में से ये लगा लो कि भी नहीं, 3 एकड़ में से उसे 65% करना है बिल्ड अपना प्लॉट बुक, इसके लिए 5 से 10% तक जा सकता है। वैसे 5% सरकार कहती है, 2 से 3% वो और अवेल कर सकता है कमर्शियल के लिए, जिसकी वजह दुकानें काटना हो गया, थोड़े बहुत मैगडी टाइप कुछ इस तरह से लेकर आ सकता है, छोटा सा मॉल बना सकता है। तो आप लगा लो कि अप्रॉक्सीमेट अगर मैं इसमें 5% ऐड कर देता हूँ तो 2 एकड़ का 5% अप्रॉक्सीमेट 30 से 40-20 जगह हो गई जो कमर्शियल के लिए यूज़ कर सकता है। जी जी जी। तो ये जो अफोर्डेबल कॉलोनी पॉलिसी के, इसमें फ़ीस भी कम रहती है कॉलोनाइज़र के लिए? फीस ऑलमोस्ट सेम रहती है। फीस क्या है, फीस वेरी करती है एरिया टू एरिया। अब क्या है कि अगर हम यही बात मोहाली, चंडीगढ़, जीरकपुर में करेंगे तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर कुछ और है। अगर मैं यही थोड़ा रूरल एरिया में चला जाऊँ तो वहाँ फीस स्ट्रक्चर और है, और वही मैं अगर नेशनल हाईवे के ऊपर आ जाऊँ तो वहाँ फीस स्ट्रक्चर और है। तो जो फीस स्ट्रक्चर है वो हर जगह पे वेरी करता है, और R1 रोड है, R3 रोड है, R4 रोड है, उस अकॉर्डिंग वो वेरी करता है। मिनिमम जो आपके आगे रोड हो वो मिनिमम 60 फीट रोड होनी चाहिए, ठीक, ताकि एक कॉलोनी काटने के लिए आसान हो। क्योंकि 60 फीट रोड नहीं होगी एंट्रेंस के ऊपर तो सरकार भी देखती है कि ट्रैफिक जाम रिस्क। क्यों कहती है सरकार आपको कि इतनी जगह छोड़नी जरूरी है? क्योंकि कल को एम्बुलेंस को भी जगह चाहिए, कई बार ट्रैफिक जाम हो जाए, कोई ब्रेकेज हो जाए तो वो दिक्कतें ना आए किसी को एंट्रेंस। कॉलोनी रेगुलराइजेशन पॉलिसी और अप्रूव्ड पॉलिसी में कोई अंतर है? हाँ सर, इसके ऊपर काफ़ी अंतर है। इसके ऊपर हम डिटेल में आगे बात कर सकते हैं कि अप्रूव्ड पॉलिसी क्या आई थी, रेगुलराइज पॉलिसी क्या आई थी, और इसके 2013 के बाद सरकार ने ये पॉलिसी क्यों निकाली, क्यों इसके ऊपर एक्टिविटी की, इसके ऊपर हम पूरे डिटेल में एक पूरा एपिसोड डिस्कस कर सकते हैं अप्रूव्ड पॉलिसी। हाँ चलिए ठीक है, अप्रूव्ड पॉलिसी पे हम पूरा एक एपिसोड कर सकते हैं, और हम इस पे एक पूरा एपिसोड ही करेंगे। फ़िलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आज हमने आपको पूरा ये बताया कि कैसे रेगुलराइजेशन की पॉलिसीज़ होती हैं, क्या चीज़ें उसमें रहती हैं, क्या आपको देखना है, क्या कॉलोनाइज़र को देखना है, ताकि वो भी लीगल वे में, वैलिड वे में काम करें, उसको भी आगे दिक्कतें ना आए। कितना वो कमर्शियल जगह के लिए छोड़ सकता है, कितना वो कॉलोनी के लिए छोड़ सकता है। फ़िलहाल बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, क्योंकि जिस तरह से प्रॉपर्टी अपडेट को आप लगातार लाइक कर रहे हैं, प्रॉपर्टी अपडेट्स से लगातार आप जुड़ रहे हैं, अपनी क्वेरीज़ भी आप भेज रहे हैं कि कौन से टॉपिक्स आप सुनना चाहते हैं। इस तरह की क्वेरीज़ हमें लगातार भेजते रहिए। हम भी कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्टी अपडेट्स के ज़रिए हम आपको ना सिर्फ जानकारी दें कि आखिर क्या क्या मार्केट में अवेलेबल है, फ्लैट्स के रूप में, प्लॉट्स के रूप में, कमर्शियल के रूप में, बल्कि हम आपके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हुए आपको पूरी तरह से नॉलेजेबल भी बनाएं और आपको एक एजुकेशन भी इम्पार्ट करें प्रॉपर्टी की, कि आखिर आपको फ्रॉड से बचना कैसे है। और यही काम करता है रियलिटी इन रियल एस्टेट, हमारा कार्यक्रम। विक्रांत जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोग जुड़े रहिए प्रॉपर्टी अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।